नमस्कार दोस्तों, आज हम निगमन विधि को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आगमन विधि का वीडियो डाला था। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर निगमन विधि को पढ़ाइए, क्योंकि एमपी टेट, सीटीईटी, यूपी टेट, रीट सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आगमन और निगमन विधि। दोस्तों, निगमन विधि के जो खोजकर्ता है वो अरस्तु है और आगमन विधि के भी खोजकर्ता अरस्तु है। निगमन विधि के एक और खोजकर्ता हमको मिलते हैं, वो है पाणिनि। पाणिनि को ही निगमन विधि का खोजकर्ता माना जाता है। निगमन विधि का प्रयोग सामान्यतः उच्च कक्षाओं में किया जाता है। उच्च कक्षाओं में इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिकतर उदाहरण हम उच्च कक्षाओं में प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो छोटी कक्षाओं में प्रस्तुत कर सकते हैं। उच्च कक्षाओं के लिए हमको नियम पहले से ही बताने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम उदाहरण प्रस्तुत कर पाते हैं। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। दोस्तों, निगमन विधि के भेद, निगमन विधि के मुख्य 4 भेद हैं। यह प्रश्न आया हुआ है कि निगमन विधि के कितने भेद होते हैं, तो निगमन विधि के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है सूत्र प्रणाली। सूत्र प्रणाली नाम से ही स्पष्ट है कि सबसे पहले सूत्र बताया जाएगा। इसमें शिक्षक कक्षा के सामने पहले सामान्य नियम सूत्र प्रस्तुत करता है एवं उन सूत्रों के उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता है। दोस्तों, इसमें शिक्षक सबसे पहले ये बताता है कि 2 सम संख्या का योग सम होता है। 2 सम संख्याओं का योग सम होता है और बाद में उदाहरण प्रस्तुत करता है कि 2 + 4 = 6। 2 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या, दोनों का योग भी सम संख्या। दोस्तों, दूसरा है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। पाठ्य पुस्तक प्रणाली में सूत्र प्रणाली के बाद बनाए हुए पाठ्य पुस्तक प्रणाली का निर्माण किया जाता है। इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को लेकर अलग अलग अध्याय के द्वारा कुछ जानकारी दी जाती है। उसके बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निगमन विधि से पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये वर्ग 2 में पिछली बार आया हुआ है। जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तब मेरे ही सेट में यह आया हुआ था। उसके बाद हम तीसरा प्रकार देख लेते हैं, अभ्यास प्रणाली। इसमें छात्रों को नियम समझाने के बाद अभ्यास प्रश्न हल करवाए जाते हैं, जिससे ज्ञान स्थायी हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं इसको। 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। इसको समझाना है तो मैंने 2 + 8 = 10 दिया। 2 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है और 10 भी सम संख्या है। तो हम बालक को समझा सकते हैं और अभ्यास करवा सकते हैं बहुत सारे उदाहरण देकर कि 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या ही होता है। उसके बाद हम चौथा प्रकार देखते हैं, पुनरावृत्ति प्रणाली। इसमें शिक्षक बार बार दोहराएगा। इस प्रणाली में पढ़ाए गए नियमों और उदाहरणों को बार बार पुनरावृत्ति यानी दोहराव कराई जाती है ताकि विषय अच्छी तरह याद रहे। दोस्तों, निगमन विधि के कुल 4 प्रकार है। निगमन विधि के 4 प्रकारों में पहला प्रकार है सूत्र प्रणाली, हमने पढ़ा है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक प्रणाली, तीसरा है अभ्यास प्रणाली और चौथा है पुनरावृत्ति प्रणाली। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि निगमन विधि के कितने प्रकार होते हैं, तो निगमन विधि के 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों, अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, निगमन विधि के सोपान। निगमन विधि के सोपान कितने हैं? 4 है। सबसे पहले नियम बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद नियमों का स्पष्टीकरण किया जाएगा, उसके बाद प्रयोगों का प्रदर्शन किया जाएगा और पुनः परीक्षण किया जाएगा। सबसे पहले नियम कौन बनाएगा? शिक्षक बनाएगा। उसके बाद शिक्षक द्वारा जो बनाए गए नियम उनको क्या किया जाएगा? स्पष्ट करेगा, स्पष्टीकरण किया जाएगा। फिर प्रयोग प्रदर्शन, फिर बच्चों के सामने प्रयोग किया जाएगा और फिर पुनः परीक्षण किया जाएगा कि जो मैंने नियम बताए थे, जो प्रयोग किया है वो सही है कि गलत है। ये करके हम इसके 400 सोपानों को कंठस्थ याद करना पड़ेगा, तभी हमको 4 सोपान याद रहेंगे, तभी हम परीक्षा में प्रश्न को सही कर पाएंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? यहाँ पर प्रश्न आएगा कि
निम्न में से निगमन विधि का सोपान कौन सा नहीं है। और मान लो ऑप्शन चौथा काट दिया, तीसरा काट दिया, दूसरा काट दिया, तो आपको चारों जो सोपान है वो कंठस्थ याद होना चाहिए। दोस्तों, निगमन विधि की विशेषता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निगमन विधि की विशेषता हमने आगमन विधि की विशेषता जो पढ़ी थी उसके ठीक विपरीत, आगमन विधि के ठीक विपरीत निगमन विधि की विशेषता है। निगमन विधि की विशेषता देख लो। यह विधि शिक्षण विधि है, यह एक शिक्षण विधि है। जी हाँ दोस्तों, निगमन विधि शिक्षण की विधि है, इसलिए पहला हमारा क्या है, यह एक शिक्षण विधि है। इस विधि में सामान्य से विशेष की ओर पढ़ाया जाता है। ये प्रश्न 2018 के वर्ग 2 में आया हुआ है। ये प्रश्न 2018 के वर्ग 2 में आया हुआ है कि निगमन विधि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, और वहाँ पर विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट आया था। बहुत सारे दोस्त वहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे और विशिष्ट से सामान्य की ओर लगा दिया था, जबकि इसका सही जवाब क्या होगा, सामान्य से विशेष की ओर। इसमें पहले नियम सूत्र बताया जाता है, बाद में उदाहरण देकर समझाया जाता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगमन विधि में शिक्षक की उपयोगिता महत्वपूर्ण है कि निगमन विधि में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि निगमन विधि में शिक्षक की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले नियम कौन बताएगा, शिक्षक बताएगा। इसलिए निगमन विधि में सबसे ज़्यादा जो शिक्षक की भूमिका होती है वो निगमन विधि में होती है। उसके बाद देखिए, यह विधि समय की बचत करती है। जी हाँ दोस्तों, इस विधि में समय की बचत ऐसी होती है कि सबसे पहले सूत्र बताते हैं। जैसे सूत्र बताते हैं तो समय हमारा बच जाता है, क्योंकि हमको बार बार उदाहरण नहीं देना पड़ता है। इसलिए इस विधि में समय की बचत होती है। यह विधि तर्क संगत मानी जाती है, क्योंकि इसमें बालक जो है वो तर्क करता है कि सर ने PR/T/100 बताए, तो P क्या है, R क्या है, T क्या है और 100 क्या है। उसके बाद देखिए, छात्रों को तैयार ज्ञान प्राप्त होना। शिक्षक इसमें सबसे पहले सूत्र बताता है, मतलब ज्ञान तैयार है और उस छात्रों को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद निगमन विधि के लाभ। निगमन विधि के लाभ देखिए, समय की बचत होती है, नियम स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी, बड़े पाठ्यक्रम को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि समय की बचत ऐसी होती है कि इसमें नियम पहले ही बता देते हैं, तो समय बहुत जल्दी बच जाता है हमारा। नियम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाते हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी है ही। उसके बाद बड़े पाठ्यक्रम को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप इसकी नोट्स बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सारी विधि पढ़ाने वाला हूं, और आप यदि इसका नोट्स बना लेते हैं तो वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रीड दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, CTT दे रहे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निगमन विधि की सीमाएं, दोष देख लेते हैं। दोष इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हमने आगमन विधि के दोष देखे थे, तो निगमन विधि के भी वही दोष देखना पड़ेगा कि इसमें दोष कौन कौन से। हर विधि में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। छात्रों की सक्रियता कम होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूत्र जैसे ही बताते हैं छात्र यहाँ पर कम सक्रिय हो जाते हैं। रचनात्मकता का विकास कम होता है। रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, जो कि बालक नई नई चीज़ सोचता है, वो सूत्र बताने के कारण वो नहीं सोच पाता है। बालक स्वयं खोज नहीं कर पाता, क्योंकि सूत्र ऑलरेडी पहले बता दिया जाता है, तो बालक वहाँ ज़्यादा नहीं खोज सकता। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी इसलिए नहीं है क्योंकि छोटी कक्षा को पढ़ाने के लिए हम अधिकतर आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। निगमन विधि की विशेषता देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाएं। निगमन विधि का प्रयोग उच्च लेवल पर किया जाता है, माध्यमिक लेवल पर किया जाता है, गणित पढ़ाने के लिए किया जाता है, व्याकरण पढ़ाने के लिए किया जाता है। व्याकरण पढ़ाने के लिए जैसे मैंने छोटा अ प्लस बड़ा अ बराबर से बड़ा आ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक छोटा अ फिर एक बड़ा आ मिलकर बड़ा आ होगा। इस प्रकार से हम सूत्र बना सकते हैं। व्याकरण पढ़ाकर
बता सकते हैं कि ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। इस प्रकार से हम सूत्र बना सकते हैं। उसके बाद विज्ञान के नियम आधारित विषय, विज्ञान में भी नियम होते हैं तो वहाँ भी निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, ये हमने एक बार ऊपर पढ़ भी चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो। उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में निगमन विधि से पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप जीजीसी क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।